आज हम एक ऐसी नॉवल के बारे में जानेंगे जो ना सिर्फ सोसाइटी के लव के बारे में जो नैरो व्यूज़ हैं उन्हें चैलेंज करती है, बल्कि प्योर लव क्या होता है एंड वो एक इंसान को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इस बारे में भी। एंड ऑल्सो अबाउट अ रिलेशनशिप विद गॉड। द 40 रूल्स ऑफ लव एक बहुत ही ब्यूटीफुल हाईली स्पिरिटेड नॉवल है जो मैंने रिसेंटली पढ़ी। एंड सीरियसली इसने काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर किया। साथ ही इट्स लाइक इसे पढ़ने के दौरान यू कैन सिंपली फील एवरी थॉट सेंटेंस एंड सीन इंटेंसली। हे गाइस, वेलकम टू एकेडमी ऑफ नॉलेज। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो द 40 रूल्स ऑफ लव एक ऐसी नॉवल है जिसमें बताए गए लेसन्स काफ़ी बाउंड्रीज कवर करते हैं। द 40 रूल्स ऑफ लव 2009 में रिलीज्ड एक आउटस्टैंडिंग नॉवल है जिसे टर्किश राइटर एलिफ शफाक ने लिखा है, जो टर्की में ऑलरेडी फेमस हैं। एलिफ सोसाइटी से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ पर बोलती एंड लिखती आई हैं। सो इस नॉवल में मेंशन लेसन समझने से पहले नॉवल की स्टोरी जानना ज़रूरी है। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये एग्जैक्टली किस बारे में है। नॉवल की मेन कैरेक्टर का नाम एला है। साथ ही इसमें हम रूमी एंड उनके मेंटोर शम्स ऑफ तबरीज़ की लाइफ के बारे में जानते हैं। इसमें दो पैरेलल स्टोरीज चलती हैं, एक एला एंड अजीज़ की जो प्रेजेंट में है, दूसरी रूमी एंड शम्स की जो 13th सेंचुरी में चल रही है। रूमी जो एक मिस्टिकल स्कॉलर, पोएट एंड शम्स जो एक सूफी दरविश थे, जहाँ से उन दोनों की स्टोरी शुरू होती है। बेसिकली दैट्स माय फेवरेट पार्ट ऑफ द बुक। मैं हमेशा से ही रूमी की स्टोरी जानना चाहती थी एंड ट्रस्ट मी, ये नॉवल रूमी की स्टोरी अच्छे से बयां करती है। साथ ही मैंने शम्स ऑफ तबरीज़ का नाम आज तक बस सुना था, उनके बारे में कभी कुछ नहीं जानती थी। बट 40 रूल्स ऑफ लव पढ़ने के बाद शम्स ऑफ तबरीज़ के लिए मेरे दिल में जो रिस्पेक्ट आ चुकी है, दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। ये आपको बुक पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। नाउ बैक टू द स्टोरी। सो हु इज़ एला? एला अपने 40s में है, जो एक अनहैप्पी मैरिड जूइश वुमेन है जिसके 3 बच्चे हैं। वो एक हाउसवाइफ है जो बिना किसी ड्रीम एंड पैशन के लाइफ जी रही होती है। एला लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होती। नॉवल का आधा पार्ट एला की स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है एंड आधा पार्ट अगेन, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो शम्स ऑफ तबरीज़ एंड रूमी के बीच के डीप एंड प्योर फ्रेटर्नल लव के अराउंड घूमता है। एला एज अ लिटरेरी एजेंट जॉब शुरू करती है, जिसके लिए उसे एक बुक रिव्यू करनी होती है। इसी तरह वो इस बुक के कांटेक्ट में आती है जो रूमी एंड शम्स के बारे में है, जिसका नाम होता है स्वीट ब्लास्फेमी, जिसे अजीज़ जहारा नाम के ऑथर ने लिखा होता है। ये बुक 2 मिस्टेक्स एंड उनके बीच के प्योर लव के बारे में होती है, एंड द फ्रेंड्स, फैमिली एंड एनिमीज़ जिन्हें उन्होंने टच किया। एला शम्स की रूमी के लिए सर्च एंड उनका रूमी को एक कमिटेड मिस्टिक, पैशनेट पोएट एंड एडवोकेट ऑफ लव में ट्रांसफॉर्म करने में जो रोल होता है, उससे मैस्मराइज्ड हो जाती है। एला शम्स के लेसन्स एंड रूल्स से भी काफ़ी टच्ड फील करती है, जो एंशियंट फ़िलासफ़ी के इंसाइट्स ऑफ़र करते हैं, जो रिलीजन एंड लोगों को यूनाइट करने एंड लव जो सभी लोगों में प्रेजेंट होता है, इन पर बेस्ड होती है। जैसे जैसे एला बुक पढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो बुक के कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंस किए गए लव के कंपैरेटिवली अपनी पैशनलेस मैरिड लाइफ में लैक ऑफ लव से अवेयर होने लगती है एंड उसे रियलाइज़ होने लगता है कि वो खुश नहीं है। साथ ही एला बुक के ऑथर के लव को डिस्क्राइब करने के तरीके से काफ़ी इम्प्रेस होती है। बुक में शम्स जो लेसन्स बताते हैं वो एला को काफ़ी इंस्पायर करते हैं। तो अब बात करते हैं शम्स एंड रूमी की स्टोरी के बारे में। स्वीट ब्लास्फेमी की स्टोरी शम्स ऑफ तबरीज़ के विजन से शुरू होती है, जिसमें उन्हें अपनी मौत के कुछ फ्लैशेस दिखाई देते हैं, जिनमें उन्हें अपने साथ एक और इंसान दिखता है जिसे शम्स को ढूंढना है। एक ऐसा कंपेनियन जिसे वो मेंटोर कर सके एंड जिसके साथ अपना विजडम शेयर कर सके। शम्स जानते हैं कि उन्हें बहुत कुछ सीखने एंड उस शख्स के जिसे वो ढूंढ रहे हैं, इस्लाम एंड लव के बारे में न्यू आइडियाज़ जानने के लिए शम्स का उनसे मिलना ज़रूरी है। शम्स नहीं जानते कि उनका ये कंपेनियन कौन है
इसी तरह अपने कंपेनियन की तलाश में शम्स निकल पड़ते हैं एंड फाइनली कई महीनों के बाद कोनिया पहुंचते हैं, जहां रूमी से मिलते हैं। रूमी एक फेमस इस्लामिक स्कॉलर होते हैं जिनके सर्मन्स काफ़ी लोग सुनते हैं एंड रूमी कोनिया में काफ़ी फेमस भी होते हैं। जब रूमी शम्स को पहली बार देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यही वो कंपेनियन है जिसका रूमी भी काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। और अब रूमी एंड शम्स साथ में काफ़ी वक्त बिताने लगते हैं। शम्स रूमी को बहुत कुछ सिखाते हैं, उन्हें काफ़ी नॉलेज देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली रूमी के फॉलोअर्स एंड फैमिली, स्पेशली उनका सबसे छोटा बेटा अलादीन, रूमी का शम्स के साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो सभी शम्स को पसंद नहीं करते। शम्स को बैगर से ज़्यादा नहीं समझते क्योंकि वो एक सूफ़ी होते हैं एंड 13th सेंचुरी में सूफ़ीज़ को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। उन्हें एक वॉन्डरर से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता था। स्वीट ब्लास्फेमी पढ़ने के दौरान एला इस बुक के राइटर अजीज़ के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो जाती हैं, इसलिए वो उन्हें गूगल पर सर्च करती हैं। इवेंचुअली उन्हें खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी लाइफ के कुछ क्लिप्स शेयर करते हुए एक ईमेल भेजती है एंड ऐसे ही उन दोनों के बीच रोज़ बातें होने लगती हैं। वो हर दिन एक दूसरे को ईमेल भेजते हैं एंड एज टाइम पासेस एला एंड अजीज़ रोमांटिकली इन्वॉल्व होने लगते हैं। एला अजीज़ की लव के बारे में ओपननेस एंड उनके लाइफ जीने के तरीके से काफ़ी इंस्पायर्ड फील करती है एंड अजीज़ से मिलने और उन्हें जानने के लिए और ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है। उधर दूसरी तरफ स्वीट ब्लास्फेमी में शम्स के पॉजिटिव मैसेजेस शेयर करने एंड लोगों को एजुकेट करने के बावजूद उनकी रूमी के साथ जो बॉन्डिंग होती है उसे देख रूमी के छोटे बेटे अलादीन बिल्कुल खुश नहीं होते एंड अलादीन की शम्स के लिए नफ़रत हर दिन बढ़ती जाती है। फाइनली वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर शम्स को मारने का प्लान बनाता है। शम्स की वार्निंग कि उनकी मौत रूमी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी, इसके बावजूद अलादीन नफ़रत में इतना अंधा हो चुका होता है कि वो फाइनली शम्स को मार देता है। एंड ऐसे ही वो सपना जो शम्स ने स्टार्टिंग में देखा था कि वो एक वेल में पड़े हुए हैं एंड एक शख्स है जो उनका नाम लेकर रो रहा है, एग्जैक्ट वही सपना सच हो जाता है। आफ्टर द लॉस ऑफ हिज कंपेनियन, आज हम जिस रूमी को जानते हैं उन इवेंट्स ने उन्हें वो बनाया। शम्स की मौत के बाद रूमी बिल्कुल बदल गए थे। ये शम्स ही थे जिनकी एब्सेंस ने रूमी को पोइट्री लिखने के लिए इंस्पायर किया एंड उनके दिल से शब्द निकलते गए एंड रूमी लिखते गए। इसीलिए उनकी पोइट्री इतनी डीप है जिसे ज़्यादा लोग नहीं समझ पाते। इट इज़ फुल ऑफ लव एंड सैडनेस एंड पेन। वहीं दूसरी तरफ एला इज़ एक्सपेक्टिंग लव एंड लॉस ऑफ हर ओन। उसे एंड अजीज़ को एक दूसरे से प्यार हो जाता है एंड वो ये सब अपने हस्बैंड को बता देती है। जब एला अजीज़ से मिलती है वो उनसे उनके साथ हॉलैंड जाने के लिए बोलती है एंड यहीं पर अजीज़ ब्रेक्स द न्यूज़ कि उन्हें टर्मिनल कैंसर है एंड उनके पास जीने के लिए बस 16 महीने बचे हैं। इसलिए शायद एला को इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए। फिर वो दोनों कुछ वक्त के लिए सेपरेट हो जाते हैं। एला वापस घर आ जाती है बट एक दिन अचानक से डिनर सेट करने के दौरान उसे सडनली कुछ रियलाइज़ होता है एंड वो अपने बैग्स पैक करती है और अजीज़ के पास चली जाती है। जिसके बाद अजीज़ एंड एला साथ में 1 साल वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हैं और एंड में कोनिया आ जाते हैं जहां उन्होंने अपनी बुक लिखी थी। अजीज़ शम्स से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, इसीलिए वो कोनिया में अपना आखिरी वक्त बिताना चाहते थे। ऐसे ही अजीज़ मर जाते हैं जिसके बाद एला उनका फ्यूनरल, जैसे कि अजीज़ की लास्ट विश थी उसी अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज़ कराती है एंड एला अजीज़ की ही तरह आगे की ज़िंदगी जीने का डिसीजन लेती है, फुली इन द मोमेंट, एंड हॉलैंड मूव होने का प्लान करती है टू सी वेयर लाइफ विल टेक हर। एंड यहीं नॉवल ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं उन लेसन्स की जो नॉवल में शम्स ने बताए हैं। ही टेल्स अस न्यूमरस वैल्यूएबल लेसन्स दैट कैन हेल्प अस लीड अ हैप्पी लाइफ एंड सेटिंग आइडियल गोल्स इन लाइफ। एज अ मीडिएटर, ये नॉवल हमें इस मटीरियलिस्टिक सोसाइटी से कैसे डील कर सकते हैं इसके लिए गाइड करती है। नंबर 1, डिफेंड योर होलनेस।
ये बुक उन लिमिटेशंस को पॉइंट आउट करती है जो एक इंसान चैलेंजिंग सिचुएशंस होने पर खुद सेट करता है। साथ ही हमें दूसरों के ओपिनियंस एंड फेल होने के डर से फ्री होने के लिए गाइड करती है। जस्ट फॉलो योर इनर वॉइस एंड डू वॉट सेटिस्फाइज यू, नॉट अदर्स, बिकॉज कन्विंसिंग अदर्स इज इम्पॉसिबल। You care too much about what other people think. But you know what? Because you are so desperate to win the approval of others, you will never get rid of their criticism, no matter how hard you try. Second, love can transform you. This is one of the favorite lessons of 40 Rules of Love, that love can transform a person into a beautiful soul. हम में से ज़्यादा लोग लव की ट्रू पावर नहीं जानते। वी हैव सीन लव एज नैरो स्टांस। एवरी वन टेस्ट्स द टेस्ट ऑफ लव इन मैनी डिफरेंट वेज। ट्रू लव हमें खुद में चेंजेस लाने की ऐसी पावर देता है जो हमने कभी नहीं सोची होती। ट्रू लव अल्टीमेटली एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा देता है एंड ऐसे ही इंसान ट्रांसफॉर्म होने लगता है एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक देता है। एवरी ट्रू लव एंड फ्रेंडशिप इज़ अ स्टोरी ऑफ अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड, डोंट डाई बिफोर योर डेथ। ये बुक एक और वाइटल लेसन देती है, दैट इज़ नेवर लेट योर सेल्फ डाई बिफोर योर डेथ। इस लाइन के पीछे एक बहुत ही डीप मैसेज है। हम लाइफ कैसे जीते हैं इस पर कंप्लीट कंट्रोल होता है, बट हम इस लग्जरी को दूसरों को इम्प्रेस करने के पीछे इग्नोर कर देते हैं। गॉड ने हम सभी को एक गिफ्ट दिया है जो हमें ढूंढना होगा। अगर उसे डिस्कवर नहीं किया और सोसाइटी की बताई हुई बातों को हमेशा फॉलो करते रहे, देन यू विल डाई बिफोर योर डेथ। स्ट्रगल फॉर योर बर्निंग डिज़ायर, no matter how hard it is to get it, because that makes you feel alive. Don't go with the flow, be the flow. Fourth, never be impatient. The lovers of God never run out of patience, for they know that time is needed for the crescent moon to become full. ये कोट हमें बताता है कि लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए इम्पेशेंट होना नहीं चाहिए। इट मेक्स यू शॉर्ट साइटेड एंड डिसबिलीवर। पेशेंस हमें किसी काम में जो डिलेज हो रहे हैं उन्हें फ्रस्ट्रेट एंड अपसेट हुए बिना एक्सेप्ट एंड टॉलरेट करने की एबिलिटी देता है। ये सिर्फ पेशेंस ही होता है जो इमोशंस को स्मार्टली मैनेज करने में हेल्प करता है और उसे आसान बना देता है। पेशेंस एक साइन है कि आपको गॉड के प्लान्स में बिलीव है। बिलीव दैट वन डे यू विल सी द डॉन। फिफ्थ, आइडोलेट्री ब्लर्स योर विजन। ये नॉवल एक और इम्पॉर्टेंट लेसन देती है कि उन आइडल्स को जो हम खुद बनाते हैं, लाइक कोई भी बिलीफ या पर्सन और एनीथिंग जिससे भी हम खुद को बाउंड करते हैं, उन्हें अपोज करना। नेवर लेट समबडी कम बिटवीन यू एंड गॉड, नॉट एनी स्पिरिचुअल मास्टर, नॉट एनी ऑफ योर बिलीव्स। कभी कभी हमारे आइडियाज़ गलत भी होते हैं एंड अगर हम उन्हें फॉलो करते रहें तो शायद अपने रास्ते से भटक सकते हैं। सिक्स्थ, डोंट बी सो जजमेंटल। हर सिचुएशन या इंसान के बारे में हमेशा जजमेंटल होना हमारी पर्सनैलिटी र्यून कर सकता है। लोग सोचते हैं हर इशू पर ओपिनियंस देना ज़रूरी है, बट ट्रस्ट मी, नॉट एवरी वन नीड्स योर थाट और क्रिटिसिज्म। सबके अपने पर्सनल व्यूज़ एंड पाथ होते हैं। सेवंथ, लर्न टू लव योर सेल्फ। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द वे अदर्स ट्रीट यू, you should first change the way you treat yourself. Unless you learn to love yourself fully and sincerely, there is no way you can be loved. This is one of the important lessons of the book. You have to love yourself before anyone else can love you. How is it possible for everyone to respect and love you when you don't respect and love yourself, right? अगर आप ऐसी थॉट्स जो आपको अनवर्दी फील कराती हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आपको दूसरों को ब्लेम करने का कि वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं कोई राइट नहीं है, क्योंकि आप खुद को ही पहले इनफ रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे तो दूसरा इंसान क्यों देगा। जस्ट बी लॉयल टू योर सेल्फ एंड अपने सारे फ्लॉज एंड ट्रेट्स को एक्सेप्ट करना सीखना होगा।
ऐसा करना चैलेंजिंग लग सकता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वैल्यू योर सेल्फ। एट्थ, ऑलवेज वेलकम चेंजेस। यूजुअली लाइफ में चेंजेस एक्सेप्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। यह आसान नहीं होता, बट विदाउट चेंजेस यू कांट नो विच साइड इज़ बेटर फॉर यू। लाइफ में होने वाले चेंजेस से डरना नहीं चाहिए। लेट योर सेल्फ नो कि कंफर्ट जोन में रह के ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। सो वेलकम इवन द स्मॉलेस्ट चेंजेस एज दे कैन ऐड वैरायटी टू योर लाइफ। नाइन्थ, सॉलिट्यूड टेक्स यू टू अनदर लेवल। ये लेसन काफ़ी स्पेशल है। इट्स गुड टू बी सोशल, बट खुद को हमेशा लोगों से सराउंड करके रखना सही नहीं है। काफ़ी लोग सॉलिट्यूड से डरते हैं, जबकि एक यही होता है जो हमारा फेथफुल कंपेनियन होता है। सॉलिट्यूड लोनलीनेस की फीलिंग कम करता है। द पर्सन हु गाइड्स यू द मोस्ट इज़ योर सेल्फ, एंड आइसोलेशन टेक्स यू टू अ लेवल वेयर यू कैन ईजिली हियर योर सेल्फ। Loneliness and solitude are two different things. When you are lonely, it's easy to delude yourself into believing that you are on the right path. Solitude is better for us, as it means being alone without feeling lonely. 10th, pain upscales you. Pain is considered the most invasive experience. We all want to be loved without paying any cost for it. पेन परफेक्ट लव के लिए कंपलसरी है। पेन दो सिग्निफिकेंट क्वालिटीज़ गिफ्ट करता है। ये इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड एट द सेम टाइम इंसान को सॉफ्ट बनाता है। इट एक्सपेंड्स द इनर पार्ट्स। ऐसे ही हम दूसरों का पेन फील करना सीखते हैं। ये सिर्फ पेन ही होता है जो लव को प्योर एंड डीप बनाता है। जस्ट एज क्ले नीड्स टू गो थ्रू इंटेंस हीट टू बिकम स्ट्रॉन्ग, love can only be perfected in pain. 11. Both hell and heaven exist in this world. ये लेसन हेल एंड हेवन के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं उन्हें क्लियर करता है। हमें लगता है हेवन एंड हेल हमारी इस दुनिया से अलग एक और दुनिया है जहाँ हम मरने के बाद पहुँचते हैं, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ आवर डूइंग डीड्स जो प्रेजेंट मोमेंट को ब्यूटिफुल एज हेवन एंड हॉरिबल एज हेल बनाती हैं। ये पूरी तरह से हमारे एक्शंस पर डिपेंड करता है। हेवन एंड हेल हार्ट एंड माइंड की एक स्टेट होती है विच वी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली चूज टू वर्क इन आवर डेली लाइव्स। क्विट वरिंग अबाउट हेल और ड्रीमिंग अबाउट हेवन एज दे आर बोथ प्रेजेंट इनसाइड दिस वेरी मोमेंट। 12th, पीपल डोंट बिलीव इन अनयूजुअल। लोगों का कंसेप्ट डिफरेंट बिलीव्स पर बेस्ड होता है विच डोंट एक्सेप्ट द अनयूजुअल। सोसाइटी ने एक यूजलेस रूल बना रखा है कि जो भी उनके अगेंस्ट जाएगा वो या तो पागल है या स्टूपिड। अब लोग ओवर एंड ओवर सेम चीज़ें सुनने एंड देखने के आदी हो चुके हैं, एंड अगर कोई इंसान कुछ नया या डिफरेंट करने की कोशिश करता है तो सोसाइटी उसे एक ड्रीम या इमेजिनेशन की तरह मानती है एंड उसे पागल बोल देती है जस्ट बिकॉज वो इंसान कुछ अलग कर रहा है। इट्स वियर्ड राइट? एंड काफ़ी लोग खुद को बॉक्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन में बंद कर चुके हैं एंड शायद इससे बाहर भी नहीं आना चाहते। फाइनली आई अंडरस्टूड दैट वेन एवर पीपल हर्ड समथिंग अनयूजुअल दे कॉल्ड इट अ ड्रीम। 13th, क्रिटिसिज्म मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ। काफ़ी लोग अपने काफ़ी ड्रीम्स दूसरों के क्रिटिसिज्म से डर के छोड़ देते हैं और अपनी लाइफ मिजरेबल बना लेते हैं। बट ये लेसन जो इस नावल में बताया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें लोगों से डरना नहीं चाहिए और उन्हें जो बोलना है, समझना है, करने देना चाहिए, क्योंकि ये एक सिग्नल है कि यू आर डूइंग राइट एंड वो लोग ये बहुत जल्दी समझ जाएंगे। बी थैंकफुल फॉर एवरी थॉर्न दैट अदर्स माइट थ्रो एट यू। It's a sign that you will soon be showered in the roses. 14. Words and deeds always count. The words that come out of your mouth do not vanish but are perpetually stored in infinite spaces, and they will come back to us in due time. हमें अपने वर्ड्स एंड एक्शंस लाइटली नहीं लेने चाहिए। हमारे सारे एक्शंस डीड्स चाहे कितनी ही बड़ी या छोटी, अच्छी या बुरी क्यों ना हो, सब काउंट होती हैं एंड घूम फिर कर एक पॉइंट पर वापस ज़रूर आती हैं। सो हर एक्शन सोच समझ कर लेना चाहिए।
Our thoughts, deeds, and words return to us sooner or later with astounding accuracy. वेल दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। ऑफ कोर्स बुक में और भी बहुत कुछ है जो मैं वीडियो में नहीं बता सकती। ये बस कुछ लेसन्स थे जो आई थिंक वर्थ नोइंग हैं। बाकी आई वुड से अगर आप डिटेल में और चीज़ें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रूमी एंड शम्स के बारे में जानना चाहते हैं देन गो फॉर दिस बुक। इट्स फुल ऑफ फिलॉसफी, स्पिरिचुअल नॉलेज, लव, पेन एंड सैडनेस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।